हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी अपने परीक्षा की तैयारी में मन से तन से लगे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर एक बार और हिंदी के सभी बेहतरीन 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं आप सभी के बीच। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। क्या पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ए में कहा गया है आदिकाल, बी में कहा गया है भक्ति काल, सी में कहा गया है रीति काल और डी में कहा गया है आधुनिक काल। तो बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वह आधुनिक काल के रचनाकार हैं। कई बार देता है यहाँ पर भारतेंदु युग, तो वहाँ भारतेंदु युग भी हो जाएगा। दूसरा नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। क्या कह रहा है कि उसने कहा था जो कहानी है हमारा वह किस वर्ष की रचना है, 1915 की, 1920 की, 1922 की या फिर 1925 की। तो उसने कहा था जो कहानी है हमारी वह 1915 की रचना है। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया। क्या कहा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ए में दिनकर जी ने, बी में जयप्रकाश नारायण ने, सी में मोरारजी देसाई ने और डी में इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। ए में दिनकर जी की, बी में जो है बालकृष्ण भट्ट की, सी में मलयज की और डी में मोहन राकेश की। तो यह जो रचना है अर्धनारीश्वर वह दिनकर जी की है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। क्या कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। ए में मालती, बी में कलाकती, सी में सुनीता और डी में रागिनी। तो रोज कहानी की जो नायिका है वह मालती रहती है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं 6 नंबर प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है। 6 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। ए में कह रहा है सुखदेव, बी में कह रहा है बालकृष्ण भट्ट, सी में कह रहा है भगत सिंह और डी में कह रहा है राजगुरु। तो एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं वह है भगत सिंह। ऑप्शन सी जो है यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की है। ए में कह रहा है बातचीत, बी में कह रहा है ओ सदा नीरा, सी में कह रहा है तिरिछ और डी में कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो जगदीश चंद्र माथुर जो पाठ लिखे हुए हैं वह है ओ सदा नीरा। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। कह रहा है कि सिपाही की माँ के रचनाकार जो है कौन है। तो सिपाही की माँ जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। ए में भगत सिंह के द्वारा, बी में दिनकर जी के द्वारा, सी में अज्ञाय जी के द्वारा और डी में यहाँ पे होना चाहिए मोहन राकेश, दे दिया है मोहन प्रकाश। तो यहाँ पे ही नहीं बल्कि मोहन राकेश होगा। क्या होगा, मोहन राकेश। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोहन राकेश के द्वारा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जूठन क्या है। क्या कह रहा है, जूठन क्या है। रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है या फिर आत्मकथा है। तो जूठन जो है वह एक आत्मकथा है। ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। क्या कह रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह किस विधा की रचना है। ए में निबंध, बी में डायरी, सी में लघु कथा और डी में नाटक। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह एक डायरी है। क्या है, वह एक डायरी है, विद्या डायरी मानी गई है। इसलिए यहाँ पे बी नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया है। तो 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है कि इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है। क्या कह रहा है कि इनमें से प्रेम के की पीर के कवि कौन है। ए में कह रहा है धनानंद, बी में कह रहा है कि नाभादास, सी में कह रहा है सूरदास और डी में कह रहा है कबीरदास। तो प्रेम के पीर के कवि जो है वह धनानंद को माना गया है। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूरदास, क्या कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। क्या कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। ए में संस्कृत, बी में ब्रज भाषा, सी में अवधी और डी में मैथिली। सूरदास जो है वह ब्रज भाषा के कवि माने गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। क्या कह रहा है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था। ए में राम बोला, बी में श्याम बोला, सी में हरि बोला और डी में शिव बोला। तो तुलसीदास का बचपन का नाम जो था वह राम बोला था। क्या था, राम बोला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। क्या कह रहा है, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। ए में छत्रपति शिवाजी, बी में महाराजा छत्रसाल ने, सी में राजा रुद्र शाह ने और डी में औरंगजेब ने। तो भूषण को भूषण की उपाधि जो है राजा रुद्र शाह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। सॉरी, 14 नंबर जो हम लोग का प्रश्न था वो छूट गया था। तो 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। ए में नरहरि दास, बी में स्वामी अग्रदास, सी में वल्लभाचार्य और डी में रामानुजाचार्य। तो नाभा दास के जो दीक्षा गुरु थे वह थे स्वामी अग्रदास। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। क्या कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। ए में कह रहा है दिनकर साहब, बी में कह रहा है जयशंकर प्रसाद की, सी में अज्ञेय और डी में रघुवीर सहाय। तो तुमुल कोलाहल कलह जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना जो है तुमुल कोलाहल कलह में है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। क्या कह रहा है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। ए में सुभद्रा कुमारी चौहान, बी में रघुवीर सहाय, सी में अज्ञेय और डी में अशोक वाजपेयी। पुत्र वियोग जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। क्या कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ए में 1950, बी में 1951, बी में 1952 और डी में 1954। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वह 1951 माना गया है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल था। क्या कह रहा है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। ए में बिहार, बी में दिल्ली, सी में मध्य प्रदेश और डी में पंजाब। तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जो जन्म स्थल है वह मध्य प्रदेश है। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न में क्या है। तो 20 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि अधिनायक किस कवि की रचना है। क्या कह रहा है, अधिनायक जो है किस कवि की रचना है। ए में रघुवीर सहाय, बी में मुक्तिबोध, सी में अज्ञेय और डी में नागार्जुन। तो अधिनायक जो है वह रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या है। क्या कह रहा है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद है। ए में कह रहा है वात जोड़ आलाप, बी में कह रहा है वर्ता जोड़ आलाप, सी में कह रहा है वर्ता जोड़ लाप और डी में कह रहा है वातः जोड़ लाप। इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ता जोड़ आलाप, वार्तालाप। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा गया है नायक का संधि विच्छेद है। क्या कह रहे हैं, नायक का संधि विच्छेद है। ए में ने जोड़ अक, बी में नय जोड़ अक, सी में निह जोड़ अक और डी में ना जोड़ यक। तो नायक का संधि विच्छेद जो है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, नय जोड़ अक। यह सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद। क्या कह रहा है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। ए में कह रहा है अन्न जोड़ एषण, बी में कह रहा है अन्न जोड़ षण, सी में कह रहा है अनु जोड़ एषण और डी में कह रहा है अनु जोड़ षण। इसका सही जो उत्तर है वह हो जाएगा अनु जोड़ एषण अन्वेषण। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या कह रहा है कि उद्गम का संधि विच्छेद जो है वह क्या होगा। तो 24 नंबर प्रश्न के उत्तर को देखते हैं हम लोग क्या कहा गया है। 24 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि उद्गम का संधि विच्छेद है। ए में कह रहा है उद्द जोड़ गम, बी में कह रहा है उत्त जोड़ गम, सी में कह रहा है उत्त जोड़ अगम और डी में कह रहा है उत्त जोड़ आगम। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्त जोड़ गम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निश्चल का संधि विच्छेद है। ए में निह जोड़ चल, बी में निह जोड़ चल, सी में निशा जोड़ चल और डी में नी जोड़ अचल। तो निश्चल का संधि विच्छेद जो है वह हो जाएगा निह जोड़ चल। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। क्या कह रहा है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। ए में रा, बी में टेरा, सी में एरा और डी में आ। लुटेरा में एरा जो है वह प्रत्यय है। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। क्या कह रहा है कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। जैसे ए में अज्ञ, बी में अन, सी में अब, डी में आ। तो अज्ञान में उपसर्ग जो है वह है अ। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न है 28 नंबर, वह कह रहा है राजकुमार कौन सा समास है। क्या कह रहा है कि राजकुमार कौन सा समास है। ए में कर्मधारय, बी में तत्पुरुष, सी में बहुब्रीहि और डी में द्वंद्व। तो राजकुमार जो है वह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दाल रोटी के समास का नाम बताइए। क्या कह रहा है कि दाल रोटी के समास का नाम बताइए। ए में तत्पुरुष, बी में द्विगु, सी में द्वंद्व और डी में बहुब्रीहि। तो दाल रोटी जो है वह द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घनश्याम कौन सा समास है। क्या कह रहा है कि घनश्याम जो है कौन सा समास है। ए में कर्मधारय, बी में द्विगु, सी में द्वंद्व और डी में तत्पुरुष। तो घनश्याम जो है वह कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए यहाँ जो है सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चौराहा कौन सा समास है। क्या कह रहा है कि चौराहा जो है वह कौन सा समास है। ए में कह रहा है द्वंद्व, बी में कह रहा है द्विगु, सी में कह रहा है कर्मधारय और डी में कह रहा है तत्पुरुष। तो चौराहा जो है वह द्विगु समास है। कौन सा समास है। द्विगु। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर जो प्रश्न है कि पीताम्बर कौन सा समास है। क्या कह रहा है कि पीताम्बर जो है वह कौन सा समास है। ए में कह रहा है द्विगु, बी में कह रहा है बहुब्रीहि, सी में कह रहा है कर्मधारय और डी में कह रहा है अव्ययी भाव। तो पीताम्बर जो है वह एक बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पय का पर्यायवाची शब्द है। क्या कह रहा है कि पय का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए में दूध, बी में पाप, सी में सोना और डी में तालाब। तो पय का पर्यायवाची शब्द जो है वह ऑप्शन ए हो जाएगा दूध। चलिए हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है। तो 34 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि अनुराग का विलोम बताइए। क्या कह रहा है कि अनुराग का विलोम क्या होगा। ए में कह रहा है राग, बी में कह रहा है विराग, सी में कह रहा है वैराग्य और डी में कह रहा है प्रेम। अनुराग का जो विलोम है वह हो जाता है विराग। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है अथ का विपरीतार्थक शब्द है। क्या कह रहा है अथ का विपरीतार्थक शब्द है। ए में कह रहा है अच्छा, बी में कह रहा है आदि, सी में कह रहा है उदय और डी में कह रहा है इति। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी इति। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। तो 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कृष्ण का विलोम है। क्या कह रहा है कि कृष्ण का विलोम है। ए में काला, बी में सफ़ेद, सी में शुक्ल और डी में उजाला। तो कृष्ण का जो विलोम है वह होता है शुक्ल। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्थावर का विलोम है। क्या कह रहा है कि स्थावर का विलोम है। ए में स्थिर, बी में जंगम, सी में सरल और डी में बड़ा। स्थावर का विलोम जो है वह होता है जंगम। बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नर का विपरीतार्थक शब्द है। क्या कह रहा है कि नर का विपरीतार्थक शब्द है। ए में पुरुष, बी में व्यक्ति, सी में धनी और डी में नारी। तो नर का विपरीतार्थक शब्द जो है वह नारी होता है। ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्तुति का विलोम है। क्या कह रहा है स्तुति का विलोम है। ए में निंदा, बी में शिकायत, सी में घृणा और डी में द्वेष। स्तुति का विलोम जो है वह निंदा माना गया है। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संध्या का विलोम है। क्या कह रहा है संध्या का विलोम है। ए में प्रातः, बी में प्रातः, सी में निशा और डी में रात्रि। तो संध्या का विलोम जो है वह प्रातः होता है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है शिव का उपासक कहलाता है। क्या कह रहा है कि शिव का उपासक कहलाता है। ए में शिवम, बी में शैव, सी में शिवत्व और डी में शंकर। तो शिव का उपासक जो है वह शैव कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो 42 नंबर प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है। तो 42 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या कह रहा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। ए में दूर जाना, बी में स्वावलंबी होना, सी में प्रिय होना और डी में सुदूर होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना जो है वह स्वावलंबी होना कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। क्या कह रहा है कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। ए में कष्ट होना, बी में अचानक मुसीबत आना, सी में दुर्लभ होना और डी में दुखी होना। तो आसमान टूटने मुहावरे का जो अर्थ है वह होता है अचानक मुसीबत आना। यहाँ जो है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ बताइए। ए में प्यास लगना, बी में बहुत अनुभवी होना, सी में मूर्ख होना और डी में अनपढ़ होना। तो घाट घाट का पानी पीना जो मुहावरे का अर्थ होता है वह होता है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन बी यहाँ उत्तर सही हो जाएगा।
45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, तो 45 नंबर प्रश्न कह रहा है त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। क्या कह रहा है, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। ए में बहुत दुखी होना, बी में रोना, सी में नाराज होना और डी में क्रोध होना करना, सॉरी डी में क्या कह रहा है, क्रोध करना। तो त्राही त्राही करने का अर्थ होता है बहुत दुखी होना। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 46 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण का विशेषण है। क्या कह रहा है, स्वर्ण का विशेषण है। ए में स्वर्णाभ, बी में स्वर्णिम, सी में स्वर्णकार और डी में सुवर्ण। तो स्वर्ण का विशेषण जो होता है वह होता है स्वर्णिम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 47 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है जगत का विशेषण। क्या कह रहा है कि जगत का विशेषण बताइए। जगत का विशेषण जो है इसमें ए में कह रहा है कि जागना, बी में कह रहा है जगदीश, सी में कह रहा है जागतिक और डी में कह रहा है जग। तो जगत का जो विशेषण है वह होता है जागतिक। ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिन का विशेषण है। दिन का विशेषण है। ए में सुदीन, बी में दैनिक, सी में दिन भर और डी में दिनेश। तो दिन का विशेषण जो है वह होता है दैनिक। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर जो प्रश्न है अरण्य का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची होगा। ए में कह रहा है विपिन, बी में कह रहा है वपु, सी में कह रहा है रसीम और डी में कह रहा है विटप। तो अरण्य का विपरार्थक पर्यायवाची जो है वह होता है विपिन। चलिए ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अरण्य मतलब वन होता है, तो यहाँ विपिन मतलब भी वन ही होता है। तो इसका जो समानार्थी है अर्थात पर्यायवाची जो है अरण्य का वह विपिन होगा। 50 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि तलवार शब्द का विलोम क्या है। क्या कह रहा है, तलवार शब्द का विलोम क्या है। ए में चंद्र, बी में सायक, सी में तुंग और डी में प्रभा। तो तलवार शब्द का विलोम जो है वह होता है सायक। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 51 नंबर प्रश्न की ओर। 51 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है कि जायसी के पिता का नाम क्या था। क्या कह रहा है कि जायसी के पिता का नाम था। ए में शेख ममरेज, बी में शेख परवेज, सी में शेख मोहम्मद और डी में इकबाल। तो जायसी के पिता का नाम जो था वह था शेख ममरेज। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 52 नंबर जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। क्या कह रहा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। ए में 1478 ईस्वी, बी में 1470 ईस्वी, सी में 1475 ईस्वी और डी में 1472 ईस्वी में। तो सूरदास का जन्म जो है वह 1478 ईस्वी में माना गया है। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि इनमें तुलसीदास की कौन सी रचना है, अर्थात ये चारों ऑप्शन में तुलसीदास के द्वारा कौन सी रचना की गई है। ए में कह रहा है उषा, बी में कह रहा है पद, सी में कह रहा है हारजीत और डी में कह रहा है अधिनायक। तो तुलसीदास जी के द्वारा जो है पद लिखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नाभा दास का जन्म कब हुआ था। क्या कह रहा है कि नाभा दास का जन्म कब हुआ था। ए में 1570 ईस्वी में, बी में 1560 ईस्वी में, सी में 1575 ईस्वी में और डी में 1565 ईस्वी में। तो नाभा दास का जन्म जो है वह 1570 ईस्वी अनुमानित माना गया है। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। 55 नंबर जो प्रश्न है हम लोगों का इसमें कह रहा है कि भूषण की लिखी कविता कौन सी है। क्या कह रहा है कि भूषण की लिखी कविता कौन सी है। ए में पद, बी में छप्पय, सी में कवित और डी में पुत्र वियोग। तो भूषण की लिखी कविता जो है वह है कवित। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। ए में 1889 ईस्वी में, बी में 1870 ईस्वी में, सी में 1880 ईस्वी में और डी में 1875 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वह 1889 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मुकुल, त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृतियां हैं। ए में काव्य कृतियां हैं, बी में नाट्य कृतियां हैं, सी में कहानी संग्रह है और डी में एकांकी संग्रह है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो मुकुल है, त्रिधारा है, यह सभी जो हैं काव्य कृति मानी गई हैं। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उषा कविता के कवि कौन है। क्या कह रहा है कि उषा कविता के कवि जो है वह कौन है। ए में रघुवीर सहाय, बी में शमशेर बहादुर सिंह, सी में जयशंकर प्रसाद और डी में अशोक वाजपेयी। तो उषा कविता के कवि जो हैं वह शमशेर बहादुर सिंह हैं। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
59 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि हैं? क्या कह रहा है? निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि हैं? ए में कह रहा है क्रांतिकारी, बी में सामान्य, सी में पलायनवादी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो निराला जी की तरह मुक्तिबोध जो है वह क्रांतिकारी कवि माने गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? क्या कह रहा है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? ए में आधुनिक काल, बी में आदिकाल, सी में रीतिकाल और डी में छायावाद। तो रघुवीर सहाय जो है वह आधुनिक काल के कवि माने गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नंबर प्रश्न कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? क्या कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी, 2 फरवरी 1938 ईस्वी, सी नंबर कह रहा है 10 मार्च 1935 ईस्वी और डी में कह रहा है 5 मार्च 1932 ईस्वी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए हम बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन थे? क्या कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन थे? ए में परमानंद वाजपेयी, बी में रमाकांत वाजपेयी, सी में सियानंद वाजपेयी और डी में दयानंद वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ए में कह रहा है कि 1 जनवरी 1950 ईस्वी, बी में कह रहा है 1 जनवरी 1940 ईस्वी, सी में कह रहा है 1 जनवरी 1935 ईस्वी और डी में कह रहा है 1 जनवरी 1945 ईस्वी। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? ए में बेनी प्रसाद भट्ट, बी में राम प्रसाद भट्ट, सी में शिव प्रसाद भट्ट और डी में गौरी शंकर प्रसाद भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो थे वह थे बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? तो 65 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, इसमें पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ए में कह रहा है 23 जून 1844 ईस्वी, बी में कह रहा है 12 अप्रैल 1805 ईस्वी, सी में कह रहा है 21 मई 1812 ईस्वी और डी में कह रहा है 15 जनवरी 1806 ईस्वी। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वह 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ए में जूठन, बी में रोज, सी में उसने कहा था और डी में तिरिच। तो गुलेरी जी की रचना जो है वह है उसने कहा था। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? ए में कह रहा है 7 जुलाई 1883 ईस्वी, बी में कह रहा है 10 मार्च 1980 ईस्वी, सी कह रहा है 11 जनवरी 1805 ईस्वी और डी कह रहा है 15 फरवरी 1875 ईस्वी। तो गुलेरी जी का जन्म जो है वह हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? एक में कह रहा है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, बी में कह रहा है 14 नवंबर 1907 ईस्वी, सी में कह रहा है 10 मार्च 1935 ईस्वी और डी में कह रहा है 10 सितंबर 1910 ईस्वी। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो था वह 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 69 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है? तो 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? ए में पूछा गया है दमयंती देवी, बी में कह रहा है प्रभावती देवी, सी में कह रहा है लक्ष्मी देवी और डी में कह रहा है शोभा देवी। तो नारायण अर्थात जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर जी की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? कह रहा है दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? ए में कह रहा है काव्य, बी में कह रहा है नाट्य, सी में कह रहा है निबंध और डी में कह रहा है उपन्यास। तो कुरुक्षेत्र जो है वह एक काव्य रचना है। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय, क्या कह रहा है कि दिनकर जी के द्वारा लिखी जो है संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में है? ए में उपन्यास में, बी में कहानी में, सी में गद्य विधा में और डी में काव्य में। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है वह गद्य विधा में मानी गई है। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिनकर कवि के साथ और क्या थे? क्या कह रहा है कि दिनकर
कवि के साथ और क्या थे? ए में नाटककार, बी में उपन्यासकार, सी में गद्यकार एकांकीकार और डी में एकांकीकार। तो दिनकर जी जो थे वह कवि के साथ गद्यकार और एकांकीकार दोनों थे, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर। चलिए हम बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न की तरफ, और 74 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? क्या कह रहा है कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? ए में नामवर सिंह, बी में अज्ञेय, सी में मोहन राकेश और डी में उदय प्रकाश। तो रोज शीर्षक निबंध के लेखक जो हैं वह अज्ञेय साहब हैं, ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय को कौन पुरस्कार मिला था? क्या कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? ए में राजेंद्र पुरस्कार, बी में पद्मश्री पुरस्कार, सी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी में अर्जुन पुरस्कार। तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ ही पुरस्कार मिला था, ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। 76 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? क्या कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ए में 28 सितंबर 1907 ईस्वी, बी में 10 सितंबर 1910 ईस्वी, सी में 15 जून 1901 ईस्वी और डी में 17 फरवरी 1908 ईस्वी। यहाँ सही उत्तर जो है वह हो जाएगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी, ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर जो प्रश्न है कि भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शरीक हुए थे? अर्थात भगत सिंह जो है चौरी चौरा कांड में कब शामिल हुए? ए में 1922 में, बी में 1925 में, सी में 1928 में और डी में 1930 में। यहाँ सही उत्तर जो है वह हो जाएगा 4 फरवरी 1922 ईस्वी को, ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 78 नंबर प्रश्न की तरफ। 78 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है इसको देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है भगत सिंह ने नौजवान सभा की शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित की? ए में पटना दिल्ली, बी में कानपुर कलकत्ता, सी में अजमेर गाजीपुर और डी में विभिन्न शहरों में। इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा विभिन्न शहरों में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? क्या कह रहा है कि माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? ए में कहा गया है बिहार राजभाषा पुरस्कार, बी में कहा गया है तुलसीदास अवार्ड, सी में कह रहा है कि पश्चिम बंगाल राजभाषा पुरस्कार और डी में कह रहा है पंजाब राज्य। माथुर जी को जो है जिस सम्मान से सम्मानित किया गया था वह था बिहार राजभाषा पुरस्कार, ऑप्शन ए यहाँ जो है सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ था? क्या कह रहा है कि माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 ईस्वी में हुआ था? ए में मेरी बांसुरी, बी में मोर का तार, सी में रीढ़ की हड्डी और डी में 10 तस्वीरें। तो सही उत्तर जो है वह मेरी बांसुरी हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? ए में मोहन राकेश, बी में अनूप लाल मंडल, सी में देवराज और डी में दिनकर। तो आखिरी चट्टान के लेखक जो हैं वह मोहन राकेश हैं, ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 83 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि मानक क्या करता है? क्या कह रहा है कि मानक जो है वह क्या करता है? ए में सेना के सिपाही है, बी में खिलाड़ी है, सी में शिक्षक है और डी में पहलवान है। तो मानक जो है वह सेना में सिपाही है, ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बर्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? क्या कह रहा है कि बर्मा की दूरी जो है वह चौधरी ने कितना बताया था? ए में कई 100 कोस दूर, बी में 100 कोस दूर, सी में 200 कोस और डी में 50 कोस। तो चौधरी साहब के द्वारा जो है बर्मा की दूरी जो है वह कई 100 कोस दूर बताया गया था, ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? क्या कह रहा है कि प्रगीत और समाज के लेखक जो है कौन है? ए में बालकृष्ण भट्ट, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में नामवर सिंह और डी में उदय प्रकाश। तो प्रगीत और समाज के लेखक जो है वह है नामवर सिंह, ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? ए में आलोचना है, बी में निबंध है, सी में एकांकी है और डी में आत्मकथा है। तो प्रगीत और समाज जो है वह एक निबंध है, ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 86 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किनका आख्यान काव्य है? क्या कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा जो है किनका आख्यान काव्य है?
ए में करा है मोहनलाल महतो वियोगी जी की, बी में करा है रामधारी सिंह दिनकर का, सी में करा है हरिवंश राय बच्चन का और डी में करा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो यहाँ सही उत्तर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 87 नंबर जो प्रश्न है करा कि जूठन किनकी रचना है। ए में ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी में दयाराम पचार, सी में निराला जी और डी में कंवल भारती। तो जूठन जो है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ए में 30 जून 1950 ईस्वी, बी में 30 मई 1950 ईस्वी, सी में 30 फरवरी 1950 ईस्वी और डी में 30 मार्च 1950 ईस्वी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है वह 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से झाड़ू किसने छीनकर फेंक दिया। ए में कह रहा है श्याम चरण ने, बी में कह रहा है राधा चरण ने, सी में कह रहा है कली राम ने और डी में कह रहा है बाबू लाल ने। तो ये चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, क्योंकि उनके पिताजी के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथों से झाड़ू को छीन करके फेंका गया था। तो उनका नाम था छोटन लाल। क्या नाम था? छोटन लाल नाम था, छोटन लाल। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं तो देगा छोटन लाल और नहीं तो देगा पिताजी, तो आप टिक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 90 नंबर हम लोग का प्रश्न है उसके तरफ। 90 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मलयज जी का जन्म कहाँ हुआ था। क्या कह रहा है कि मलयज जी का जन्म कहाँ हुआ था। ए में दिल्ली, बी में अहमदाबाद, सी में आजमगढ़ और डी में छत्तीसगढ़। तो मलयज साहब का जन्म जो है वह आजमगढ़ में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि मलयज जी की मृत्यु हुई थी। ए में 32 साल की उम्र में, बी में 35 साल की उम्र में, सी में 45 साल की उम्र में और डी में 36 साल की उम्र में। तो मलयज साहब का जो मृत्यु है वह 32 साल की उम्र में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। क्या कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। ए में 1 जनवरी 1952 ईस्वी, बी में 5 जनवरी 1950 ईस्वी, सी में 2 मार्च 1940 ईस्वी और डी में 5 जनवरी 1955 ईस्वी। तो उदय प्रकाश का जन्म जो है वह 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। कर सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये सभी जो कृतियां हैं उदय प्रकाश की वह कविता संग्रह है। ऑप्शन ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया। ए में अध्ययन किया, बी में अध्यापन किया, सी में लिपिक कार्य किए, डी में शोध कार्य किए। तो उसमें जो है इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर। घोड़ा, तिरिछ, पीली छतरी वाली लड़की किनकी कृतियां हैं। ए में मोहन राकेश, बी में राग्य राघव, सी में उदय प्रकाश और डी में अमरकांत। तो यहाँ सही उत्तर जो है वह हो जाएगा उदय प्रकाश। चलिए 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 96 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निर्भयता पूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य कैसा है। ए में बड़ा कठिन है, बी में आसान है, सी में श्रम युक्त है और डी में बेकार है। तो निर्भयता पूर्ण वातावरण जो है का निर्माण करने में बड़ा कठिन होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं। ए में शिक्षा प्राप्ति के लिए, बी में नौकरी करने के लिए, सी में खेल प्रशिक्षण देने के लिए और डी में पढ़ाने के लिए। तो हम विद्यालय जो है वह शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 98 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है। ए में नारा की ओर, बी में विकास की ओर, सी में निर्माण की ओर और डी में बेकार बातों की तरफ। तो यहाँ सही जो जवाब है वह हो जाएगा नारा की ओर। 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है। ए में भूषण जी की, बी में सूरदास की, सी में ज्ञानेंद्रपति की और डी में रघुवीर सहाय की। तो यहाँ सही उत्तर जो है वह हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति की। ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि ज्ञानेंद्रपति जी किस दशक में अवतरित हुए। ए में 20वीं सदी के 8वें दशक में, बी में कह रहा है 19वीं सदी के अंतिम दशक में, सी में कह रहा है 18वीं सदी के प्रारंभ में और डी में कह रहा है 17वीं सदी के अंतिम दशक में। यहाँ सही उत्तर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन ए 20वीं सदी के 8वें दशक में।
तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन जो लक्ष्य बनाया था उसको हम लोगों ने संपूर्ण किया। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।